आज हम सॉल्यूशंस टॉपिक्स में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, RLVP। अब दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, दैट इज एलिवेशन एंड बॉइलिंग, क्वथनांक में उन्नयन। देखिए भाई, पहली बात तो अपन जब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात ही कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये जाने कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जब तक अपन को क्लियर नहीं होगा तब तक अपन लोग यहाँ पे अपनी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, अपन आपस में खुद की भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, जब बॉइलिंग पॉइंट का पता चल जाएगा तो दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का पता चलने के बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि, ढंग से सुनना, कि आप यहां पर वेपर प्रेशर को ऐड करेंगे। अब वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। उसमें लोअरिंग कैसे होती है, उसमें रिलेटिव लोअरिंग कैसे होती है, ये भी चीजें अपन लोग लास्ट क्लास के अंदर में अच्छे से सीख चुके हैं। तो अब देखो, इसकी डेफिनेशन होती है द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर का बिंदु, एक ऐसा तापमान का बिंदु एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equal to वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। आप चाहें तो इसको एक्सटर्नल वेपर प्रेशर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आप देखिए। अब इसका क्या मतलब है, दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल होने चाहिए। अब एक सिंपल सी दिमाग लगाते हैं अपन, तो ज्यादा कुछ इसमें कैलकुलेशन नहीं करते, एक बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहां पे लिख देते हैं वेपर प्रेशर, इसकी यूनिट हो सकती है mm ऑफ Hg, ठीक है। यहां पे आप टेम्परेचर लिख दीजिए जिसका यूनिट हो सकता है केल्विन, राइट। टेम्परेचर इन केल्विन, राइट। अब देखो होता क्या है वो एक बार देख लो आप लोग। सबसे पहले मैं प्योर सॉल्वेंट की बात करता हूं। प्योर सॉल्वेंट मतलब उसके अंदर में और कुछ नहीं है। सॉल्वेंट हम पानी भी ले सकते हैं, पानी के लिए अपन बात करते हैं। तो देखो इसका जो कर्व है वो कुछ ऐसे चलता है, ठीक है। ये कर्व किसके लिए बनाया मैंने, सॉल्वेंट के लिए बनाया। अब इस पे ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाए, है ना। एक बार इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। अब ठीक है, ये बनाया अपन लोगों ने सॉल्वेंट के लिए, और इसको अगर अपन देखेंगे तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, देखो सॉल्वेंट का टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाते जाने के साथ साथ हम सब जानते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर्स भी ज्यादा बनेंगे, तो उसका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो ये मतलब ये क्या हो गया कि ये कर्व जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वेपर प्रेशर का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बताइए ये बात अपन को समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। क्लियर, यहां तक ये बात अपन को क्लियर हो गई। तो इसके बाद अब देखो, अब अपन को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। भाई ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, राइट। मतलब ये एक ऐसा वेपर प्रेशर है जिस पर बॉइलिंग शुरू हो जाती है, जिस पर बॉइलिंग होने लग जाती है। तो इसका मतलब हो गया कि मैं इसको चाहूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि 1 atm होगा, या फिर ये भी बोला जा सकता है कि ये 760 mm ऑफ Hg होगा। बताइए, राइट। तो इसका मतलब ये एक ऐसा वेपर प्रेशर है जिस पर सॉल्यूशन का, अब यहां पे मेरे पास सॉल्यूशन के नाम पे है ही एक ही चीज, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोल देंगे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है ये। क्लियर, इसको मैं T1 से डिनोट कर रहा हूं, T1। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, नहीं। अब अपन क्या बोल रहे हैं, अपन बोल रहे हैं कि अपन को इसका सोल्यूशन बनाना है, क्योंकि सारी कहानी तो अपन को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अपन हमेशा सोल्यूशन के लिए पढ़ते हैं। तो सोल्यूशन बनाना है अगर अपन को, तो याद रखिए कि सोल्यूशन का मतलब हो गया नॉन वॉलेटाइल, आपने ले लिया सोल्यूट,
और इधर आ जाएगा आपके पास में वॉलेटाइल सॉल्वेंट। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक तो सिंपल है, राइट? अब देखो, आपने जब इसका सॉल्यूशन बनाना है तो हम सब जानते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ solution is always lower, always smaller than vapor pressure of solvent। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अब अगर वेपर प्रेशर कम होगा मतलब 1 atm से कम आएगा, तो आप ही मुझे बता दो यार कि इस टाइम पे क्या कोई बॉइलिंग मिलने वाली है क्या? नहीं मिलेगी। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन बॉइल नहीं होगा। पानी में चीनी डाली है तुम लोगों ने, ऐसा समझो, लेकिन बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ी चेंज किया है। बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वो का वही है ना, तो वो तो जब आपने चेंज ही नहीं किया तो फिर ये वैल्यू तो फिक्स है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फिक्स है। तो अंदर का वेपर प्रेशर बाहर वाले वेपर प्रेशर के बराबर होगा तभी बॉइल होगा। अब अंदर आपने क्या कर दिया? आपको पता चलता है, आपको मालूम है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है, राइट? तो अब आप मुझे बताओ, यहां पर आप सोचो, मतलब इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो। देखो एक कर्व और बना रहा हूं मैं यहां पर, है ना, तब आपको समझ में आएगा पूरी बात। ये जो कर्व है, ये सेकंड वाला, ये हम लोगों ने बनाया है सॉल्यूशन के लिए। अब आप देखो, हमने पहले कहा जी पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री होता है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं? इस सॉल्यूशन को गर्म करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, और मुझे पता चला कि मैं 100 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया। इस बिंदु पे देखोगे तो टेम्परेचर 100 डिग्री मिल जाएगा, वही टेम्परेचर मिल जाएगा जिसपे पहले प्योर सॉल्वेंट जो है वो बॉइल हुआ था। मिल गया? लेकिन आपने एक चीज देखी कि यहां पर तो वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है वो बहुत कम आ रही है, यहां पर तो वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है। तो ये बात तो पक्की प्रूव है, ये बात हम सब जानते भी हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम ही आता है। तो कम ही आ रहा है, कम ही आना चाहिए, ये बात तो क्लियर है। तो अब देखो, हम सब जानते हैं जब तक कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होगा तब तक बॉइलिंग नहीं होगी, तब तक बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा भी नहीं। यस और नो? तो अब समझो इस बात को, कैसे वेपर प्रेशर, मतलब मेरे को यहां से बढ़ा के ये वेपर प्रेशर मुझे यहां तक पहुंचना है, तो ये कैसे बढ़ाया जा सकता है? वेपर प्रेशर केवल तभी बढ़ता है जब ज्यादा वेपर्स बनती है, और ज्यादा वेपर्स बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइलिंग करनी पड़ती है। बताइए ये बात अपन को समझ में आई कि नहीं आई? राइट ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ज्यादा टेम्परेचर पे आपको इसकी बॉइलिंग करानी पड़ेगी, तो इसका मतलब आपको इसको और हीट करना पड़ेगा। तो जब आप इसको और हीट करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो आप देखो मैं इस लाइन को आगे बढ़ा रहा हूं, तो ये एक बिंदु ऐसा आएगा जिस पर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, मतलब 1 atm के बराबर पहुंच जाएगा। तो मतलब बॉइल होना शुरू हो जाएगा। बताइए ये बात अपन को समझ में आया कि नहीं आया? बॉइल होना शुरू हो जाएगा। तो इस समय पर जो टेम्परेचर आएगा उसको मैंने नॉमेनक्लेचर किया T2, राइट? तो अब आप मुझे बताइए कि इस कॉन्सेप्ट से आपको ये पता चला या ये चीज समझ में आया कि नहीं आया कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या कम होगा? पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना था? T1, लेकिन सॉल्यूट मिलाने के बाद अब बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? अब बॉइलिंग पॉइंट हो गया T2। क्यों हुआ ये बॉइलिंग पॉइंट T2? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, पहला पॉइंट। लेकिन बॉईल करने के लिए तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तभी बॉइलिंग होगी। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? अब मुझे अगर इस वेपर प्रेशर को बढ़ा के यहां से यहां तक जाना है तो मुझे इसको और हीट करना पड़ेगा, मतलब और ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करना पड़ेगा। बताइए ये बात अपन को समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है? यहां तक समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये जो गैप है डेल टी बी बोल देता हूं उसको, ये डेल टी बी है क्या? तो देखो पहली बात तो डेल टी बी है क्या? मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचें तो T2 - T1, राइट? और
इसको अपन ये भी तो बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में कितनी बढ़ोतरी हुई है वो बता दे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना बढ़ गया। होना तो चाहिए था 100 ही, लेकिन 100 से बढ़ के मान लो 102 डिग्री सेल्सियस हो गया, हाँ या ना। तो इसका मतलब 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या है, वो है बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। पहले तो ये बताइए इस कॉन्सेप्ट का थ्योरेटिकल मतलब समझ में आ गया क्या? ये डायग्राम अपन को अच्छे से आना चाहिए। देखो बच्चों, आपको पॉज ले लीजिए, वीडियो को एक बार रोक लीजिए, यहां तक कि हर पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिए। जब तक ये सारे पॉइंट्स नहीं समझे जाएंगे तब तक अपन काम नहीं कर पाएंगे। पहले तो आप ये देखिए, राइट, यहां तक का सारा काम खत्म। अब इसके बाद अपन शुरू करते हैं अगला पॉइंट जहां पे इसकी मैथमेटिक्स रिलेटेड, राइट। चलिए, जब अपन ने रिसर्च करी है ना, साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करी, तो उसको पता चला साइंटिस्ट को कि ये जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है या फिर बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट आती है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होता है, तो ये देखो डेल टीबी का वैल्यू हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव हमेशा। और याद रखना आप इसको क्या करते हो, T2 माइनस T1। अब ये वैल्यूज केल्विन में भी हो सकती हैं और ये वैल्यूज डिग्री सेल्सियस में भी हो सकती है, राइट। ये पॉइंट अपन को पता होना चाहिए कि ये ऐसा होता है, ठीक। दूसरी बात, as per research made by साइंटिस्ट ने जो रिसर्च करी है उसके बेसिस पे आप देखो, उसके बेसिस पे ये जो डेल टीबी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। इसका क्या रिसर्च करी है, क्या है, वो अपने कोर्स में नहीं है, तो अपन को बस इस लाइन को याद रखना है कि हमेशा जो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। अब एक चीज देखो, अब भाई प्रोपोर्शनल का साइन लगाया है तो उसको हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट तो लगाना ही पड़ेगा, तो इक्वल टू के बी। अब आप देख रहे हो मैं सबके साथ में बी जोड़ रहा हूं, लेकिन याद रखो ये बी और इस बी में फर्क है। ये कैपिटल बी किसके लिए होता था, सॉल्यूट के लिए होता था, और ये जो स्मॉल बी अपन लिख रहे हैं, ये स्मॉल बी किसके लिए लिख रहे हैं, बॉइलिंग के लिए लिख रहे हैं। तो याद रखना है इस चीज को कि ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जब भी स्मॉल बी आ रहा है इस टॉपिक के अंदर में, देखो आप जितने क्वेश्चंस करते जाओगे ना बेटा, तो ये टॉपिक एक साथ साथ में होता जाएगा, देखो बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये, है ना। तो स्मॉल बी मतलब बॉइलिंग, और कैपिटल बी अगर कहीं पे आ रहा है तो इसका मतलब हो गया कि वो सॉल्यूट के बारे में बात करता है, ठीक है। इनटू में एम, मोलैलिटी को तो स्मॉल एम से ही लिखते हैं ना, ठीक है। अब एक बार अपन जान लेते हैं कि ये केबी का मतलब क्या है ना। तो केबी का मतलब है, केबी का जो डेफिनेशन है या जो इसका नाम है वो है मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। दूसरा काम, इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। कई बार ऐसा नाम पूछ लेते हैं, है ना, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, नाम से आ जाता है डिफाइन इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो देखो अब अगर कोई पूछे कि इसके मतलब डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन लिखेंगे केबी क्या होता है ना। तो केबी का मतलब होता है केबी इज चेंज इन टेम्परेचर, केबी का मतलब क्या होता है, केबी इज चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या चेंज इन टेम्परेचर व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1, यूनिटी का मतलब होता है 1, ठीक है। तो देखो ये यहां पे 1 रख दोगे तो केबी किसके इक्वल हो गया, डेल टीबी के बराबर हो गया, राइट।
ठीक है, अब अपन को इसकी यूनिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यूनिट के बारे में देखो कैसे बात की जा सकती है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका अपन फॉर्मूला बना लेते हैं, है ना, और यहां पे इसकी यूनिट के लिए जगह छोड़ देते हैं। यहां पे ये फॉर्मूला बना लेते हैं, डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी, और आगे जो है मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखना है। तो अपन को बस इसकी यूनिटी तो जाननी है, ताकि अपन को पता चल जाए कि कभी कभी समझ में नहीं आएगा नाम से, है ना, इबिलियोस्कोपिक भी नहीं दिया हुआ, कुछ और दिया हुआ है ना, ऐसा लिख देंगे क्वथनांक के लिए स्थिरांक, है ना, कांस्टेंट फॉर बॉइलिंग टेम्परेचर इज, ऐसा अजीब सा लिख के आ जाता है। तो अपन को किससे हेल्प मिलेगी? यूनिट से, अपन को इकाई से अपन को हेल्प मिलेगी कि इसका मात्रक क्या दे रखा है, उससे अपन को हेल्प मिलने वाली है। तो अपन एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये तो आप जानते ही हो, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब ये किस में होना चाहिए? ये किलोग्राम्स में होना चाहिए, लेकिन किलोग्राम्स में नहीं दे और ग्राम्स में दे तो क्या करना चाहिए? ऊपर की तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये है कि डिवाइडेड बाय 1000 किया गया था तो वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, जो कि 1000 ऊपर उठ के आ गया, राइट। अब इधर देखो, यहाँ पे के बी, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? डब्ल्यू बी, ये हो जाएगा 1000, इधर हो जाएगा एम बी, इधर हो जाएगा डब्ल्यू ए, और ये किस में होना चाहिए? स्पेशली ग्राम्स के अंदर में। ये हो गया देखो डेल्टा टी बी। फॉर्मूला क्लियर है क्या? पहले तो याद देखो, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू में डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए ग्राम्स में होना चाहिए, राइट। ये फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए। अब अपन क्या कर रहे थे? अपन के बी का यूनिट निकाल रहे थे। तो देखो के बी का यूनिट कैसे निकाला जा सकता है? के बी को इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है क्या? देखो डेल टी बी, इधर आ जाएगा डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या आएगा? ये किस में आ रहा है? किलोग्राम में। वास्तविकता में तो किलोग्राम में आना चाहिए, ये किस में आना चाहिए? मोल में। और जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस आप निकालते हो, 200 डिग्री में से 50 डिग्री घटाओ, 50 डिग्री सेल्सियस घटाओ, तो 150 डिग्री सेल्सियस बचेगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर का जब भी डिफरेंस निकालोगे तो वो किस में आएगा? केल्विन में आएगा। तो इसका यूनिट क्या हो गया? इसका यूनिट हो गया बच्चों केल्विन किलोग्राम पर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट, अपन को पता होना चाहिए, है ना। किलो केल्विन, किलो, इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, किलो केल्विन पर मोल या फिर केल्विन किलोग्राम पर मोल, राइट। यहां तक समझ में आ गया? ये फॉर्मूला अपने को क्लियर है। अब देखो यहां से भी अपन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये दोनों डेटा गिवन होंगे कि भैया पहले टेम्परेचर कितना था, अब कितना हो गया, डिफरेंस निकाल लोगे। केबी का डेटा किसी के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। डब्ल्यू बी कितना सॉल्यूट डाल रहे हो ये तो बताएगा, कितने ग्राम सॉल्वेंट में डाल रहे हो ये भी बताएगा। तो आप ऑटोमेटिकली सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो ना, राइट। ये बात अपन को समझ में आया? मैथमेटिक्स सारा क्लियर हुआ, है ना। देखो इसमें केमिस्ट्री के साथ साथ में मैथ्स भी लग रही है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप देखेंगे जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसमें कॉन्सेप्ट भी है केमिस्ट्री का, और साथ साथ में मैथमेटिक्स भी है। तो अब अपन इस मैथमेटिक्स को और इजी बनाते हैं, थोड़े क्वेश्चंस अपन लोग और कर लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, एक फॉर्मूला और है जहां से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, बोर्ड लेवल पे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो एक फॉर्मूला और है, उसे उसका डेरिवेशन नहीं है अपने कोर्स में, अपन को उसको बस डायरेक्टली याद रखना है कि वो क्या है ना। Kb is equals to R TB स्क्वायर अपॉन में 1000 LV। और इसको क्या लिखा जा सकता है? और इसको लिखा जा सकता है m नॉट R TB स्क्वायर अपॉन में 1000 डेल H। देखो अब एक बार अपन टर्म जान लेते हैं क्या है इसका मतलब, बाकी सब चीजें आपको मालूम है। ये केबी का फॉर्मूला है। अब देखो कई लोगों को ऐसा लगता है, अपन लोगों को, अपन अपनी बात करें कि सर आपने बोल दिया केबी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, आएगा कहां से, किस पे डिपेंड करेगा, कैसे कैलकुलेट करते हो आप लोग? तो केबी का वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ये, इसका डेरिवेशन नहीं है अपने पास। इस फॉर्मूला को अपन को याद रखना है, बस ये जान ले अपन
कि यहां पर ये वैल्यूज क्या क्या है। तो आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी तो बहुत सारी वैल्यूज होती है, ये आप जानते हो, अलग अलग यूनिट्स के साथ में होती है, राइट। टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड, ठीक है। एल बी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं इसको, ठीक है। एम नॉट क्या है, एम नॉट है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। अभी सब समझ में आ जाएगा, कंपाउंड क्या है, ये क्या है, वो सब आ जाएगा। और डेल्टा एच वी जो है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग वेपराइजेशन, ड्यूरिंग वेपराइजेशन। यहां तक का काम क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार अपन लोग ये जाने कि ये सारा कैलकुलेशन होता कैसे है। अब एक बात बताओ जरा, ये जो केबी है इसका फॉर्मूला अपन लोगों ने लिखा है यहाँ पर, राइट। अब एक चीज समझना आप लोग जरा, बहुत ही आसान सा काम है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आसान सा काम है। अब ये जो अपन लोगों ने लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड, या कंपाउंड क्या है, तो देखो एक बात बताओ, आप तो सॉल्यूट तो कुछ भी मिक्स कर सकते हो ना, उसके नेचर से कोई फर्क पड़ता है क्या, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में नेचर से कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके नंबर से फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब जो भी केबी का कैलकुलेशन करोगे आप, वो केवल और केवल सॉल्वेंट के लिए करोगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कंपाउंड की जगह पर क्या आना चाहिए, सॉल्वेंट आना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू केल्विन में होनी चाहिए, ठीक है ना। कंपाउंड से ये मतलब है, मैंने इसलिए आपको पहले एक बार लिख दिया, अब आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पर, ये केल्विन में आना चाहिए। अगला देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। इसकी यूनिट बता देता हूं, इसकी यूनिट होगी पर मोल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के 1 मोल के लिए लेटेंट हीट आप कैलकुलेट करते हैं। मतलब आप देखो यार, एक सिंपल सा मतलब है, पानी के 1 मोल को 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव से गैस में परिवर्तित होने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की, वेपोराइजेशन की लेटेंट एंथैल्पी बोलते हैं। मतलब आप देखो 100 डिग्री पे वाटर लिक्विड भी होता है और 100 डिग्री पे वाटर गैशियस फेज में भी होता है ना। तो 100 डिग्री लिक्विड से 100 डिग्री गैशियस फेज में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज नोन एज वेपराइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे ये गुप्त ऊष्मा है, ये अलग से दिखती तो नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बताओ इतनी बात अपन को क्लियर हो गई क्या, यहाँ तक अपने को सब क्लियर है क्या, राइट, यहाँ तक क्लियर। तो अब देखो, अब इसे अपन आगे बढ़ते हैं, पर मोल की बात करनी है। अब देखो पर मोल की बात करनी है, तो इसका फॉर्मूला जो है वो क्या हो सकता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज डेल एच वी अपॉन में एम नॉट। अब अगर मैं इसमें एम नॉट का डिवाइड कर दूं तो ये कैसी हो जाएगी, पर ग्राम हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा, क्यों भाई, मोलर मास से डिवाइड कर रखा है आपने, ठीक है। तो अब ये जो लेटेंट हीट है, ये जो डेल एच वी है, ये जो यहां पे लिखा है, ये कैसी हो जाएगी, पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास किसका लेने वाले हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, ऑब्वियसली सॉल्वेंट का लेना, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज भी आप लोग स्पेशली ध्यान रखें। कई बार अपन से पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई किस तरह से, और ये क्वेश्चंस आईआईटी में और इनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अपन से पूछा गया है, इनका डेटा दे देंगे अपन लोगों को और बोलेंगे केबी का वैल्यू बताओ। अब केबी तो अपन को इससे ही आता है कैलकुलेट करना, है ना, नहीं तो इससे भी आप लोगों को कैलकुलेट करना आना चाहिए। फॉर्मूलाज क्लियर हैं सारे, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए, अपन को चीजें समझ में आ जाए।
देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर एसीटोन इज 56.38 डिग्री सेल्सियस when 0.707 gram of a compound is dissolved in 10 grams of acetone, there is elevation to 56.88 degree Celsius. Calculate molecular mass of solute. आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है केबी। केबी हमेशा याद रखिएगा सॉल्वेंट के लिए ही होता है, तो यहां पर सॉल्वेंट क्या है, एसीटोन। कितना है भाई, 1.72 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, अगर ये डेटा आपको ऐसा भी गिवन होता है डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल, तो भी आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ये चीज अभी भी आप लोगों को सेम यूज करनी है। ठीक है ना, दोनों यूनिट दिए जा सकते हैं। अब आप देखो सॉल्व कैसे करना है, तो आप लोग जानते ही हो डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू में 1000, फॉर्मूला तो याद ही है, डिवाइडेड बाय एम बी, और इधर हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए, और ये किस में होना चाहिए, ग्राम्स में होना चाहिए। अब आपको क्या क्या गिवन है पहले वो देख लीजिए एक बार। आप लोगों को गिवन है क्या, डेल टीबी गिवन है क्या, पहले ये देखो। फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया एलिवेट होने के बाद में, 56.88 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली कितना था, 56.38 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया, 0.5 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डेल टी भी आप डिग्री सेल्सियस भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और केल्विन केल्विन भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.5 केल्विन, एक ही बात है। ठीक, और क्या गिवन है आप लोगों को, डब्ल्यू बी गिवन है, दैट इज 0.707 ग्राम। आपको डब्ल्यू ए गिवन है, दैट इज से 10 ग्राम्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और ये भी तो क्वेश्चन में गिवन है। तो बस डायरेक्टली आप लोग ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हो क्या, कर सकते हो ना। केबी का वैल्यू जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दो, 1.72 केल्विन किलोग्राम पर मोल। राइट, अब इधर देखो क्या आना चाहिए, जब आप वैल्यू पुट करोगे बच्चों तो देखो कैसा आएगा, 0.5 इज इक्वल्स टू, केबी का वैल्यू है 1.72, डब्ल्यूबी का वैल्यू है 0.707 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय एम बी एज इट इज, और यहां पे हो जाएगा 10। राइट, एम बी को इधर से बाहर निकाल लूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.72 इंटू में 0.707 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू में 10। क्लियर। अब इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करते जाना है, और इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करने पे आप देखेंगे ठीक है, फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेटा आना चाहिए नियरली 245, ये नियरली आंसर लिख रहा हूं मैं, 245 ग्राम्स के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। आई थिंक इसमें तो कोई केमिस्ट्री नहीं लगती है, तो बेसिक मैथ्स है, ये तो आप लोग कर ही सकते हो, है ना। ठीक है, लगभग आंसर इतना ही आने वाला है, आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अब ये मैथमेटिक्स समझ में कौन कौन से फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है ये आपको क्लियर हो गया, कैसे सॉल्व करना है ये अपना क्लियर हो गया। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, देखो यहां तक आप पढ़ के रखोगे तो आने वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं वो थोड़ी इजी हो जाएगी, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। राइट, तो यहां तक का काम अपन इसी लेक्चर में फिनिश करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।